दोस्तों नमस्कार। मैं अक्षय कुमार अंजनी जेपी कॉलेज के हिस्ट्री ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं। विश्व इतिहास की श्रृंखला में आज हम आपके सामने एक वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसमें हम जर्मनी के एकीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। जर्मनी यूरोप महादेश का एक देश, जिसके उत्तर में डेनमार्क, दक्षिण में ऑस्ट्रिया, इटली, स्विट्जरलैंड, इसके पूरब में पोलैंड, चेक गणराज्य और पश्चिम में फ्रांस अवस्थित है। हम अब जर्मनी के एकीकरण को थोड़ा सा विस्तार से देखने का प्रयास करते हैं। जर्मनी का एकीकरण ये 1871 की घटना। एकीकरण का शाब्दिक अर्थ होता है एक करना या एक होना। 18वीं शताब्दी तक जर्मनी मात्र एक भौगोलिक अभिव्यक्ति था। जर्मनी इस समय तक 200 से अधिक राज्यों में बटा हुआ एवं बिखरा हुआ क्षेत्र था। वहाँ के लोगों में अभी तक राष्ट्रीयता या राष्ट्रवाद का विकास नहीं हुआ था। राष्ट्रवाद एक ऐसी सीमेंटिंग पावर है जो लोगों के दिलों को भावनात्मक रूप से जोड़कर उनमें एकता का एहसास कराती है। नेपोलियन के अप्रत्यक्ष योगदान से शुरू हुआ यह सफ़र जर्मनी के आर्थिक एकीकरण के माध्यम से गुजरता हुआ अंततः बिस्मार्क के द्वारा राजनीतिक एकीकरण के रूप में 1871 में संपन्न हुआ। विश्व इतिहास में जर्मनी के एकीकरण की घटना किसी चमत्कार से कम नहीं। जर्मनी के एकीकरण में बाधक तत्व सामाजिक आर्थिक विषमता थी। यहाँ पर कुलीन और भूस्वामी वर्ग जो हैं वो एकीकरण के खिलाफ थे। ऑस्ट्रिया एवं उसके प्रतिनिधि शासकों का विरोध। जो कोई भी जर्मनी के एकीकरण के पक्ष में जाता था, ऑस्ट्रिया उसका विरोध करता था। क्यों करता था, इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। साथ ही साथ विदेशी प्रभुत्व, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया एवं फ्रांस, ये जो है इनका विरोध करते थे। क्यों विरोध करते थे, इसको भी हम लोग आगे देखने का प्रयास करेंगे। कोई भी राष्ट्र है, उसको राष्ट्र कहलाने के लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है: भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। कोई भी राज्य, कोई भी राष्ट्र हवा में अवस्थित नहीं हो सकता, उसके लिए भूभाग जरूरी है। ये जर्मनी के पास था। हम मैप के माध्यम से देख सकते हैं कि जो है जर्मनी के पास ये भूभाग था। ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये जर्मनी का क्षेत्र है और ये इतना बड़ा जो भूभाग उसके पास था। लेकिन इतना बड़ा क्षेत्र रहने के बावजूद ये बिखरा हुआ था। लोगों की बात करें, जनसंख्या के इनके पास थी, लेकिन उस तरह की जनसंख्या थी जिनके अंदर राष्ट्रीयता का घोर अभाव था। और सरकार अलग अलग जगह पर 200 से ज़्यादा राज्य, 200 से अधिक सरकार है। और संप्रभुता भी जो है वो संगठित रूप में यहाँ पर विद्यमान नहीं थी। मतलब साफ है कि जर्मनी वास्तव में अभी 19वीं शताब्दी तक जो है ये क्या थी, ये भौगोलिक अभिव्यक्ति मात्र ही थी। आगे हम लोग देखें कि ये एकीकरण जो है ये पूरा कैसे होता है। एकीकरण को हम लोग 3 चरणों में बांटकर देखेंगे। 1815 से पूर्व, 1815 एवं 1850 के बीच, 1850 के बाद। ये 3 चरण है जिसके माध्यम से हम लोग जर्मनी के एकीकरण को समझने का प्रयास करेंगे। 1815 से पूर्व नेपोलियन के द्वारा जर्मनी में विजय प्राप्त करने के उपरांत वहाँ 200 से भी अधिक छोटे छोटे राज्यों को जोड़कर 39 राज्यों का एक राइन संघ बनाया गया। इससे जर्मनी में राजनीतिक एवं प्रशासनिक एकता कायम हुई एवं वहाँ के लोगों में राष्ट्रीयता का विकास हुआ। यह उसी प्रकार था जिस प्रकार अंग्रेजों ने भारत में आकर यहाँ के छोटे छोटे राज्य को संगठित करके बड़े बड़े राज्य के रूप में उसको फॉर्म किया, और जिसके बाद से यहाँ के लोगों में जो है राष्ट्रीयता का बोध हुआ। जर्मन राष्ट्रवाद पर 1815 ईस्वी में नेपोलियन की हार एवं वियना संधि का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इस संधि के अनुसार राइन संघ को भंग करके जर्मन संघ बनाया गया, जिसका अध्यक्ष
ऑस्ट्रिया को बनाया गया। यह राष्ट्रीयता की भावना का साफ उल्लंघन था। क्यों कि ऑस्ट्रिया जो है ये बाहर का क्षेत्र था, ये जर्मनी का क्षेत्र नहीं था। थोड़ा सा इसके मैप को समझने का प्रयास करें कि ये जो जर्मनी है इसमें जो सबसे बड़ा राज्य है वो है प्रसा, लेकिन प्रसा जो दो भागों में, एक पूर्वी प्रसा और एक पश्चिमी प्रसा में बटा हुआ है। उसके अलावा इसके दक्षिण में देखेंगे तो सबसे बड़ा साम्राज्य ऑस्ट्रिया का है, और ऑस्ट्रिया को ही जो है वियना संधि के माध्यम से जर्मन संघ का अध्यक्ष बना दिया गया। यहाँ तक हम लोग वर्तमान मैप में देखा कि यहाँ तक जो है यहाँ पोलैंड है, लेकिन उस समय जो है तत्कालीन विश्व में यहाँ तक जो है रूसी साम्राज्य था। इसके पूरब में फ्रांस और इसके उत्तर में डेनमार्क। यहाँ पर दो प्रांत सेल्सविक हॉल्स्टीन ये डेनमार्क के कब्जे में था। पूरा का पूरा जो है जर्मनी वो ऑस्ट्रिया साम्राज्य के अधीन, जर्मन संघ के अधीन था। और ये जो दक्षिणी जर्मनी है, खास पर इस पे जो है 3-4 राज्य, ये बवेरिया, बुडेनबर्ग, बेडेन और हांस, इसके ऊपर जो है फ्रांस का दबदबा था। मतलब साफ है, जब तक डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के प्रभुत्व को जर्मनी में समाप्त नहीं किया जाता, तब तक एकीकरण हो पाना संभव नहीं था। हम लोग इसी को देखते हैं क्रमबद्ध तरीके से कि किस तरह जो है जर्मनी के लोग इस एकीकरण को संपन्न करते हैं। तो 1815 से पूर्व हम लोग देखते हैं कि नेपोलियन के द्वारा जर्मनी में विजय के प्राप्त, इसको हम लोग देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रिया का चांसलर घोर प्रतिक्रियावादी था। वह स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, लोकतंत्र एवं राष्ट्रवाद का घोर विरोधी था। इस संधि के द्वारा एक जो अच्छी बात हुई वह यह थी कि इसके द्वारा प्रसा को रूर एवं एमिस्चर घाटी प्राप्त हुई, जो कोयले के लिए विख्यात था। इसी क्षेत्र के दम पर प्रसा ने अपना तेजी से औद्योगिकरण किया। 1815 से 1850 के मध्य हम लोग राष्ट्रीयता के विकास को देखने का प्रयास करते हैं जर्मनी में। इस काल में बर्सेनसेप्ट नामक संस्था के माध्यम से छात्रों ने लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जगाने का प्रयास किया, परंतु मेटरनी के कालसवाद की घोषणा के बाद उनकी आशाओं पर पानी फिर गया और जर्मनी में घोर प्रतिक्रियावाद का उदय हुआ। जोल्बराइन संघ की स्थापना, इसको देखते हैं, इसके माध्यम से किस तरह से वहाँ के लोगों में राष्ट्रीयता का बोध होता है। जोल्बराइन संघ की स्थापना इस काल की सबसे प्रमुख बड़ी घटना थी। 1834 में प्रसा के नेतृत्व में, ध्यान रखिए, प्रसा के नेतृत्व में 18 जर्मन राज्यों को मिलाकर जोल्बरीन नामक एक आर्थिक संघ की स्थापना की गई। यह एक चुंगी संघ था। इसके अनुसार यह निश्चित किया गया कि संघ के सदस्य राज्य के माल का स्वतंत्र व्यापार होगा और एक दूसरे के माल पर चुंगी नहीं लेगा। धीरे धीरे इस राज्य में अन्य राज्य भी शामिल होते गए। इस संघ से ऑस्ट्रिया को बाहर रखा गया था। जोल्बरीन से जर्मनी की आर्थिक एकता का मार्ग प्रशस्त हुआ। इससे लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने लगे और उसमें राष्ट्रीयता का विकास हुआ। इस संघ के माध्यम से प्रसा जर्मन राज्यों का नेता बन गया। कैटलवी ने सही ही कहा है कि जोल्बरीन के निर्माण ने भविष्य में प्रसा के नेतृत्व में जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त कर दिया। मेटरनी का पतन, 1848 में फ्रांसीसी क्रांति हुई और मेटरनी का पतन हो गया। जर्मनी में इसके बाद क्या हुआ, राष्ट्रीयता की लहर दौड़ गई। 1848 में फ्रैंकफर्ट संसद बुलाई गई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि ऑस्ट्रिया को जर्मन संघ से बाहर कर उसका अध्यक्ष प्रसा को बनाया जाए। इसके तहत प्रसा के राजा विलियम चतुर्थ को संयुक्त जर्मन संघ का सम्राट घोषित किया गया, परंतु उन्होंने यह पद स्वीकार नहीं किया। वह जनता के प्रतिनिधियों द्वारा प्रदत्त ताज को स्वीकार करना अपना अपमान समझता था। वह संवैधानिक राजतंत्र में नहीं बल्कि निरंकुश राजतंत्र में विश्वास करता था।
अब हम लोग देखें मेन कि जो है 1850 के बाद जर्मनी का एकीकरण किस दिशा में जाता है। 1861 में फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ की मृत्यु हो जाती है और काइजर विलियम प्रथम प्रशा की गद्दी पर बैठता है। वह योग्य, स्थिर बुद्धि और महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसे विश्वास था कि जर्मनी का एकीकरण प्रशा के नेतृत्व में ही हो सकता है। यह कार्य वह सैनिक शक्ति के दम पर करना चाहता था, इसलिए वह सैनिकों की संख्या दुगनी करना चाहता था। आगे देखें। अतः उसने योजना बनाई कि शांति काल में प्रशा की सेना 2 लाख तथा युद्ध काल में 4.5 लाख होनी चाहिए। अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने वान रून को अपना युद्ध मंत्री तथा मोल्टेक को प्रधान सेनापति नियुक्त किया। अपनी इस नई योजना को क्रियान्वित करने के लिए विलियम को धन की आवश्यकता थी। यह धन बिना संसद की स्वीकृति के प्राप्त नहीं किया जा सकता था, लेकिन प्रतिनिधि सभा इस योजना के विरुद्ध थी। इस बात पर राजा और संसद में संघर्ष प्रारंभ हो गया। दोनों अपनी अपनी बातों पर अड़े थे। अतः निराश होकर राजा ने सिंहासन छोड़ने का निश्चय किया। उन्होंने अपना त्यागपत्र लिख भी दिया था, किंतु इसी समय उसे एक ऐसे व्यक्ति का स्मरण हो आया जो संकट की इस घड़ी में संभवतः उसकी मदद कर सकता था। वह व्यक्ति बिस्मार्क था, जो इस समय तक अपनी राजभक्ति, सैनिकवाद और एकतंत्रवाद के लिए प्रसिद्ध हो चुका था। इससे पूर्व वह प्रतिनिधि सभा का सदस्य तथा रूस एवं फ्रांस में राजदूत के रूप में काम कर चुका था। 23 सितंबर 1862 ईस्वी को विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को अपना प्रधानमंत्री या चांसलर बनाया। इसके बाद जर्मनी के एकीकरण की दिशा और दशा दोनों बदल गई। बिस्मार्क ने सम्राट को आश्वासन दिया कि मैं श्रीमान के साथ नष्ट हो जाऊंगा, पर संसद के साथ संघर्ष में आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। उसने संसद के विरोध को देखते हुए बजट संबंधी समिति में साफ साफ कहा कि जर्मनी प्रशा की उदारता की ओर नहीं देख रहा है, बल्कि शक्ति की ओर देख रहा है। आज की समस्याएं भाषणों एवं संसदीय मतों से नहीं, वरन रक्त और शस्त्र से हल होगी। अतः जर्मनी के भविष्य का निर्णय संसद नहीं बल्कि सेना करेगी। एकीकरण में बिस्मार्क के योगदान को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। बिस्मार्क ने अपने चमत्कारिक व्यक्तित्व एवं अवसरवादी कूटनीति का सहारा लेते हुए मात्र 8 वर्षों में जर्मनी के एकीकरण को पूरा कर दिया। इसके लिए उन्हें 3 युद्ध लड़ना पड़ा, जिसमें उनको सफलता प्राप्त हुई। ये युद्ध डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के विरुद्ध था। बिस्मार्क की नीति देख लें, जो उनके सफलता का राज था, सफलता का कारण था। पहली नीति रक्त और शस्त्र, दूसरी नीति युद्ध से पूर्व शत्रु को मित्रविहीन करना और अपने को मित्रयुक्त करना। तो देखिए कि बिस्मार्क ने किस तरह से हम लोग देखते हैं कि अपनी नीति पर चलते हुए इस कार्य को जो है अंजाम दिया। सबसे पहले हम लोग देखने का प्रयास करते हैं डेनमार्क से युद्ध। यह 1864 ईस्वी में हुई। क्यों हुई? सेल्सविक और हॉल्स्टीन की समस्या क्या थी, इसको देखने का प्रयास करते हैं। डेनमार्क से युद्ध का प्रमुख कारण सेल्सविक और हॉल्स्टीन का प्रश्न था। हॉल्स्टीन में जर्मन रहते थे तथा वह जर्मन संघ का सदस्य था, परंतु सेल्सविक में जर्मन तथा डेन दोनों रहते थे। ये दोनों ही प्रदेश 10वीं शताब्दी से ही डेनमार्क के से संबद्ध थे। डेनमार्क का राजा इसका शासक था, परंतु ये डेनमार्क का भाग नहीं था। इसका अलग संविधान था
19वीं शताब्दी के आरंभ से इन दोनों डचियों एवं डेनमार्क में कटुता आने लगी, क्योंकि सेल्सविगिंग हॉलस्टीन की जनता में भी राष्ट्रीयता की भावना जोर पकड़ने लगी। सन 1863 में डेनमार्क के शासक क्रिश्चियन दशम ने उक्त दोनों प्रदेशों को डेनमार्क में शामिल करने की घोषणा की, जो 1852 की लंदन संधि का साफ उल्लंघन था। लंदन संधि क्या था, जरा हम लोग जानें। लंदन संधि के अनुसार कोई भी राज्य किसी दूसरे के क्षेत्र को हड़प नहीं सकता था, लेकिन यहाँ पर हड़पा गया, जो कि लंदन संधि का साफ उल्लंघन था। ऐसे में बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया को अपने पक्ष में करके डेनमार्क को धमकी दी कि वह 48 घंटे के भीतर भीतर अपनी यह घोषणा वापस ले ले, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार रहे। 18 फरवरी 1864 में प्रसा एवं ऑस्ट्रिया की संयुक्त सेना ने डेनमार्क पर आक्रमण कर दिया। डेनमार्क पराजित हुआ और उसे 30 अक्टूबर 1864 को वियना की संधि करनी पड़ी। इस संधि के अनुसार सेल्सविग, हॉलस्टीन तथा लायनबर्ग का प्रदेश प्रसा एवं ऑस्ट्रिया को दे दिया गया। अब हम लोग देखते हैं कि एक जो शत्रु था उसको सल्टाने के बाद अगले शत्रु से किस तरह से वो जो है ये पेश आता है। गस्टीन के समझौते को हम लोग देखें, क्योंकि गस्टीन के समझौते में ही जो है प्रसा और ऑस्ट्रिया के युद्ध का बीज छिपा हुआ था। यह समझौता प्रसा एवं ऑस्ट्रिया के बीच डेनमार्क से प्राप्त प्रदेशों के बंटवारे से संबंधित है। इसके अनुसार लायनबर्ग का प्रदेश प्रसा ने ऑस्ट्रिया से खरीद लिया एवं ऑस्ट्रिया को उसका मूल्य दे दिया। सेल्सविग प्रसा को मिला और हॉलस्टीन ऑस्ट्रिया को मिला। हॉलस्टीन दोनों ओर से जो है वो प्रसा से घिरा हुआ था। ऑस्ट्रिया से युद्ध कैसे होता है उसको देखने का प्रयास करते हैं। ऑस्ट्रिया से युद्ध 1866। बिस्मार्क ऑस्ट्रिया को हराकर जर्मन संघ से बाहर निकालना चाहता था। यह युद्ध के माध्यम से ही संभव हो सकता था। युद्ध के पूर्व ऑस्ट्रिया को मित्रविहीन करना जरूरी था। बिस्मार्क ने पोलैंड विद्रोह में रूस का साथ देकर नेपोलियन तृतीय को राइनलैंड का कुछ प्रदेश देने का लालच देकर तथा इटली को वेनेशिया दिलवाने का वादा करके उन्होंने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध इनकी मित्रता प्राप्त कर ली। सेल्सविग और हॉलस्टीन के प्रश्न पर बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया पर यह कहते हुए युद्ध की घोषणा कर दी कि वह गस्टीन समझौते का उल्लंघन कर रहा है। सेडोवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया की पूर्ण पराजय हुई और उसे प्राग की संधि करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हम लोग प्राग की संधि में क्या उपबंध थे उसको देखने का हम लोग जो है प्रयास करते हैं। प्राग की संधि 23 अगस्त सन 1866 को संपन्न हुई। इस संधि में बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के प्रति नरमी से काम लिया, जो उसकी दूरदर्शिता का परिचायक था। संधि की शर्तें क्या थी देख लें हम लोग। वियना संधि द्वारा निर्मित जर्मन संघ को तोड़कर उसके स्थान पर नॉर्थ जर्मन कन्फेडरेशन की स्थापना की गई। ऑस्ट्रिया को इस संधि से बाहर कर दिया गया। सेल्सविग एवं हॉलस्टीन पर प्रसा का अधिकार मान लिया गया। वेनेशिया का प्रदेश इटली को प्राप्त हुआ। दक्षिण के राज्यों को यह छूट दी गई कि वे जो मार्ग चाहे अपना सकते हैं। ऑस्ट्रिया को युद्ध हर्जाना देना पड़ा, लेकिन नाम मात्र का बहुत कम युद्ध हर्जाना जो है ऑस्ट्रिया के ऊपर जो है थोपा गया था। अब हम लोग लास्ट जो है फ्रांस से युद्ध देखते हैं प्रसा का। यह युद्ध 1870 में हुआ था। बिस्मार्क ने इस समय भी शत्रु को मित्रविहीन करने की नीति अपनाई। उसने क्रीमिया युद्ध के अपमान की याद दिलाकर तथा पेरिस संधि के धारा को तोड़ने के लिए भड़काकर रूस से दोस्ती प्राप्त कर ली। इसी प्रकार रोम पर अधिकार का आश्वासन देकर इटली से तथा प्राग की संधि में नर्म धारा रखकर ऑस्ट्रिया से मित्रता प्राप्त कर ली। इस समय उसे रूस एवं ऑस्ट्रिया की तटस्थता के साथ साथ
इंग्लैंड के तटस्थता का भी भरोसा था, क्योंकि इंग्लैंड इस समय तक विश्व इतिहास में एकाकीपन की नीति पर चल रहा था। आगे हम लोग देखते हैं स्पेन के उत्तराधिकार का प्रश्न। 1868 में स्पेन की जनता ने विद्रोह कर रानी इसाबेला को हटाकर उसके स्थान पर पर्सा के सम्राट के रिश्तेदार लियोपोल्ड को वहां का शासक नियुक्त कर दिया। लियोपोल्ड तृतीय के दबाव में नेपोलियन तृतीय के दबाव में लियोपोल्ड ने अपना दावेदारी वापस ले ली। इस पर विलियम प्रथम भी सहमत हो गया, परंतु इसी समय एम्स तार की घटना ने दोनों देशों के बीच शत्रुता को अवश्यंभावी बना दिया। 15 जुलाई 1870 को फ्रांस ने प्रसा के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। नेपोलियन तृतीय को यह भरोसा था कि इस युद्ध में उसकी हार नहीं हो सकती है, किंतु परिणाम ठीक इसके विपरीत हुआ। सेडान के निर्णायक युद्ध में फ्रांस की बुरी तरह हार हुई तथा नेपोलियन तृतीय को उसके 99,000 सैनिकों के साथ बंदी बना लिया गया। जीत के बाद प्रसा के राजा विलियम प्रथम को वर्साई के शीश महल में बड़ी धूमधाम से 18 जनवरी 1871 को एकीकृत जर्मन साम्राज्य का सम्राट घोषित किया गया। इसके बाद फ्रांस को फ्रैंकफर्ट संधि के लिए बाध्य होना पड़ा, जिसके अनुसार फ्रांस को 20 करोड़ पाउंड क्षतिपूर्ति के रूप में हर्जाना देना पड़ा। अल्सेस और लेरान का प्रदेश भी प्रसा को प्राप्त हुआ। जाने आप कि इतनी बड़ी क्षतिपूर्ति आज तक के विश्व इतिहास में किसी देश के ऊपर नहीं थोपा गया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि नेपोलियन ने जिस अप्रत्यक्ष तरीके से जर्मन राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया था, वह जोल्बरीन संघ के माध्यम से आर्थिक रूप से एकीकृत होते हुए अंततः बिस्मार्क की नीति पर चलते हुए 3 युद्धों और 3 संधियों के माध्यम से राजनीतिक एकीकरण को प्राप्त किया। इस प्रकार विश्व के राजनीतिक रंगमंच पर एक शक्ति के रूप में जर्मनी का उदय हुआ। प्यारे बच्चों, आप लोगों में से कुछ लोगों का डिमांड था कि सर जर्मनी के एकीकरण को हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं, इसको बताने का जो है कष्ट किया जाए। तो हम आज थोड़ा प्रयास किए कि आप लोगों को जर्मनी के एकीकरण को समझाया जाए। एक बार आप फिर से देखें कि ये पूरा का पूरा क्षेत्र जर्मनी का लेकिन बिखरा हुआ था और प्रसा के नेतृत्व में उन्होंने इस एकीकरण को प्राप्त किया और ऑस्ट्रिया, फ्रांस और डेनमार्क के दबदबे को यहाँ से समाप्त किया। तो उम्मीद करते हैं कि परीक्षा के इस घड़ी में आपको ये वीडियो कुछ फायदा पहुँचाए, लाभ पहुँचाए। अंत में कहेंगे स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।